यह विलक्षण और विश्लेषण पर वक्तव्य सुनकर मैं समझता हूँ कि आप सबको प्रसन्नता हुई होगी। मित्रों, प्रेमचंद और भारतीय किसान के सामाजिक सरोकारों से जो परिचित हैं, वो उस ज्ञानात्मक समाज को प्रोफेसर रामबख्श के भाषाई सरोकारों का भी ज्ञान होगा। शोध समीक्षा के प्रेमचंद पर शोध समीक्षा की भीड़ में कारण ही प्रेमचंद पर रामबख्श का अनुशीलन आज भी 10वां बीत जाने के बाद अकेला और अलग दिखाई देता है। कितने बड़े रचनाकार होने के बावजूद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और अनुवाद में गहरी दखल रखने वाले प्रेमचंद पर अनुशीलन करने वाले रामबख्श, प्रोफेसर रामबख्श जब अनुवाद पर सोचते हैं तो वहां भी अपनी विलक्षणता से खड़े दिखाई देते हैं प्रोफेसर रामबख्श। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाषा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक मिश्राई साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरीश द्विवेदी, ये सारा कार्यक्रम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पुरुष हमारे आज के कार्यक्रम के हैं और हम लोग इनको सुनने के लिए आए हैं। प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अनुवाद के कार्य कर रहे हैं और साहित्य के दोनों विद्वान डॉक्टर अंग्रेजी के प्रोफेसर देव संसदनी, जो प्रसिद्धों सदनों और सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर नवीन को बधाई देता हूँ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का आयोजन अल्प बजट और अल्प समय में आयोजित किया और इस विषय पे मुझे भी कुछ जो थोड़ी बहुत बातें कहनी है उसके लिए हम मित्रों, भारतीय विश्वविद्यालयों का जो ढांचा है और हमारे शिक्षाविदों की जो मानसिकता है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये जो अनुवाद अध्ययन है, ये कला, समाज विज्ञान, मानविकी और भाषा विज्ञान, भाषा विभागों में एक लावारिस बच्चे की तरह, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी माना जाता है कि जो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वो मौलिक सृजन करता है और जो अनुवाद करता है वो थोड़ा कम प्रतिभाशाली है। और इसके दो प्रमाण हमारे यहाँ के विद्यार्थी जिनका MA या MPhil हिंदी में एडमिशन नहीं होता, वो कहते हैं कि चलो हिंदी अनुवाद में एडमिशन हो। जिसकी नौकरी हिंदी में नहीं लगती, वो कहते हैं चलो हिंदी अनुवाद में हम भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक तरह का एक जो सामाजिक स्वीकृति हमारी है वो उसको हम देख सकते हैं। 2 वर्षों तक भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और इसमें मैंने अनुवाद अध्ययन की जो समस्याएं हैं उसे करीब से देखने का मौका मिला और उसकी हालत थोड़ी सी सुधारने का प्रयास भी किया और ये जानते हुए और ये मानते हुए किया कि कभी कोई अच्छा काम करना नहीं चाहिए। अच्छा काम हो जाता है डर के मारे, लेकिन प्रयास करते हैं थोड़ा दूर से। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि अनुवाद अध्ययन की जो सबसे बड़ी समस्या है और वो ये है कि इस विषय में हिंदी में जानकार लोग बहुत कम है और इसीलिए आज के हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता हैं उनको हमने अंग्रेजी से रिपोर्ट किया है। हालांकि ये हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं और हिंदी में भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन हिंदी के अपने तो आप पैदा नहीं कर पाते। इसलिए बहुत बड़ी मशक्कत होती है और हमारे अधिष्ठाता महोदय जानते हैं कि अनुवाद अध्ययन के लिए उचित व्यक्ति का चयन करने में कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन कुल मिला के फिर भी नवीन जी का सिलेक्शन हो पाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नवीन जी इस अनुशासन को पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे और ये जो प्रयास है, ये जो आज की दोस्ती है, उसी को पटरी में लाने के प्रयास की दिशा में एक कदम है। आगे हम बहुत सी चीजें देखेंगे।
एक तरफ अनुवाद अध्ययन की स्थिति है, दूसरी तरफ यदि आप अनुवाद अध्ययन के सैद्धांतिक लोगों के पास जाएंगे तो वे अपने विषय को इतना श्रेष्ठ बताएंगे, थोड़ा थोड़ा तो बता भी दिया आप लोगों ने, कि जो कुछ इस दुनिया में है वो सब अनुवाद है। ये जो पृथ्वी है और ये जो मनुष्य है, ये ईश्वर की इच्छा का अनुवाद है। ईश्वर ने सोचा कि भैया हम कर दे। जो कुछ हम काम करते हैं वे सब हमारी भावनाओं और विचारों का अनुवाद है। जो हमारे विचार हैं वे अनेक अनुदित ग्रंथों से ही आया है। अनुवाद है तो ये जो किताब आप खरीदते हो ये उन पैसों का अनुवाद है, पैसे आपकी नौकरी का अनुवाद है, नौकरी आपके पढ़ने का अनुवाद है। माने ऐसा चक्र है कि हर चीज अनुवाद है और बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। और यदि अनुवाद नहीं हो तो हमारा ये भूमंडलीकरण नहीं हो सकता, दुनिया के दूसरे देशों में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो आत्मरति है ये सिर्फ जेएनयू की विशेषता नहीं, हम लोग भी आपस में बहुत सारे करते हैं, हमारा जेएनयू बहुत अच्छा है, तो ये अनुवाद में भी है। सभी लोग अपने इसमें अपने गुणगान के अंदर कभी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में, कभी विचार में, सब जगह मिलता है। और इस आत्मरति का कारण ये है कि कहीं कोई बारीकी से सुई न जुड़ा दे, इसलिए पहले से ही हम हवा बांध के रखते हैं। अनुवाद बहुत बड़ी चीज है। एक बात तो इसे सिर्फ नोट करने की जरूरत है और इसे देखने की जरूरत है कि एक ऐसा विषय जिसकी सामाजिक स्वीकृति ये है, लेकिन जिसको कर्म करते समय जिसमें इतना बड़ापन है, इस गेप को, इस दूरी को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर बात करनी चाहिए। जहां तक हिंदी साहित्य का, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी, मेरे को तो ज्यादा अनुवाद का कुछ पता नहीं था। जब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत में जो सबसे बड़े लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु ने ये किया वो किया, सब हम हिंदी वाले गीत गाते रहते। उन्होंने शेक्सपियर के अनेक नाटकों का कहानी के रूप में अनुवाद किया। उस समय ध्यान नहीं गया था मेरा, क्या कर दिया होगा, कहानी मिली नहीं तो उन्होंने शेक्सपियर का अनुवाद कर दिया होगा, ध्यान हिंदी का हम विद्यार्थी नहीं देखा। बाद में देखा कि हिंदी के जितने बड़े लेखक थे सबने अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र का अनुवाद किया, मराठी से अनुवाद किया, बंगला से अनुवाद किया, अंग्रेजी से अनुवाद किया। और आप ये सोचिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे और सब सरस्वती का संपादक सारे हिंदी लेखकों को हिंदी भाषा सिखाने का काम कर रहे थे, इतने व्यस्त थे। उस व्यस्तता के बीच में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये लगा कि मुझे अनुवाद करना चाहिए और उन्होंने अनुवाद किया। और ये जो किया है तो न परिस्थिति के लालच से न किसी और लालच से, जैसा अवधेश सिंह जी ने कहा कि वो इस भाषा से प्रेम करते हैं। हमारे पाठकों के पास में भी ये विचार आने चाहिए और हमारी भाषा में भी ये बातें आनी चाहिए। और इसलिए इतनी व्यस्तता के बाद जो इतना अनुवाद, रामचंद्र सुब्र तो बहुत प्रतिभाशाली थे हमारे लिए, तो आज भी माना जाता है। सुब्र दिन कह दिया तो बस फाइनल, उन्होंने भी अनुवाद किया और बहुत बड़ी किताबों का उस अनुवाद की बहुत भूमिका। अगर आप प्रगतिशील साहित्य, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य बहुत ताकतवर है, बड़े बड़े आलोचक हमारे हुए, लेकिन अगर मास्को से हिंदी में मार्क्सवाद की अनुदित पुस्तकें न आई हुई होती तो कितना प्रगतिवाद फैलता है, इसके बारे में आपको फिर से विचार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो अनुवाद है, हमारे पूर्वज जानते थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और हमें इसकी कितनी जरूरत है। एक और बात, हिंदी में इस समय जो अनुदित सामग्री है, जितना नुकसान, जो खराब अनुवाद की ये बात कर रहे हैं, गैर साहित्य रचनाओं का अनुवाद, जितना खराब अनुवादकों ने हिंदी की दुर्गति की है, विशेष रूप से ज्ञान के साहित्य की, उसका कोई भरपाई होने के लिए अभी बहुत वर्ष लग जाएंगे। बहुत ही खराब अनुवाद किया। और जहाँ तक आप बाकी संसार के अनुवादकों की देखें तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी है वो सर्वश्रेष्ठ भाषा इसलिए नहीं है कि अमेरिकी राजनीति और अर्थनीति वो तो है ही है सबसे श्रेष्ठ, लेकिन सबसे अधिक अनुवाद उसी भाषा में होते हैं। आपको किसी दूसरे भाषा में जाने की जरूरत नहीं है। आपने फ्रेंच में बहुत अच्छी किताब छपी तो उसी समय या 2 साल 4 साल बाद में उसका आपको अनुवाद अंग्रेजी मिल जाएगा। तो वो अनुवादक इतने सजग होते हैं, इसलिए जिस भाषा में अनुवाद सबसे अधिक होता है
वही भाषा समर्थ है। आप 67 के भाषाई आंदोलन को आप देखिए, 1967 में कितना हिंदी विरोध था, और अभी हिंदी विरोध के नाम पे एक वक्तव्य आया था तमिलनाडु की मुख्यमंत्री का, और उसके बाद में सरकार ने के बारे वेटो कर दिया, लेकिन कोई जन विरोध नहीं हुआ। कारण ये कि इस समय हिंदी में अनुवाद की स्थिति भारतीय भाषाओं की जब हम तुलना करते हैं तो बहुत बेहतर है, और इस अनुवाद के कारण ही हिंदी आज जो है मान्य भाषा के रूप में, भारत की श्रेष्ठ भाषा के रूप में मानी जाती है। और ये सिर्फ हिंदी भाषी प्रांतों में ही नहीं है, बल्कि गैर हिंदी भाषी प्रांतों में भी है। रिक्शे वाले को भी, ऑटो चलाने वाले को भी हिंदी आनी चाहिए। वो कोशिश करता है एक दो वाक्यों का अनुवाद करके, तो बहुत जो फैलाव आपका हुआ है वो इस अनुवाद के कारण हुआ है। और ये जब तक हम इस अनुवाद को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक आगे की चीजें बहुत मुश्किल। यूपीएससी का जो प्रसिद्ध विवाद अभी कुछ दिन पहले बड़ा हुआ था, उसके मूल में अनुवाद की प्रॉब्लम थी। जब घर आके कहते थे वो अंग्रेजी ये लिखा, हिंदी ये लिखा, खराब अनुवाद देश को कहाँ रुका देता है, आपकी गति रुक गई। तो ये, और इसका कारण ये है कि हमारे प्रतिभाशालियों को बहुत भयभीत करते हैं। तो यदि आप अपने देश और अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, तो एक बात पर्यावरण का एक हुआ था, तो क्या साहब आप 2 बच्चे पालते हैं, 1 पेड़ पाल दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपनी भाषा से प्रेम करते हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो जिंदगी में एक किताब का अनुवाद तो कर ही दो। मेरे जैसे कम जानकार भाषा वाले ने भी एक अनुवाद करने की कोशिश की, एक अनुवाद किया भी नहीं। तो हर शिक्षित व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए जो कम से कम जीवन में एक किताब अपने पसंद की अगर कोई अनुदित कर देता है, तो मुझे लगता है कि ये आगे की चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये अनुवाद का जो काम है बहुत जटिल सा काम है, और ये दुधारी अनुवाद मुझे लगती है। और अनुवाद अध्ययन के तो केमिस्ट हमारे साथ मंच में शेयर कर रहे हैं कि अनुवाद करना बड़ा जोखिम भरा काम है। मेरे ख्याल से वो सुसन देश की और आपकी जो किताब है उसमें कहीं लिखा था कि जापानीज का सेनेटिक वर्सेज जिसने अनुवाद किया था, उस अनुवादक को मार दिया। अनुवाद करना कोई बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि अनुवाद एक तरफ तो शत्रु देश का प्रतिनिधि है और दूसरी तरफ आपको वो करता। अगर आप माने, जिसको मैं कहता हूं कि अंग्रेजी राज की भारत में स्थापना हुई, तो अंग्रेजी राज के भारत में स्थापना से पहले अनुवादक सक्रिय हुए थे। और आपको याद होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों ने पर्शियन का डिपार्टमेंट खोला था सबसे पहले, और उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी खोली कलकत्ता में, क्या नाम, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और उसमें अनुवादकों की नौकरी लगे। और जो विलियम जोन्स जिसने कहा कि वैश्यता की उत्पत्ति भारत में हुई, और इस एक कंसेप्ट पर 40 साल का हमारा सृजनात्मक साहित्य लिखा गया, सिर्फ इसी बात पे। उस विलियम जोन्स को संस्कृत सीखने में नागो चने चबाने पड़े, और उनको ग्रंथों का अनुवाद करने के अंदर कितना जोर आया। तो अनुवादकों ने एक तरफ से हमारे देश से उपनिवेशवाद फैला, सारे संसार में उपनिवेशवाद का प्रचार प्रसार करने में, उसे स्थायित्व करने में उन भाषाओं के अनुवादकों की बड़ी भारी भूमिका। इसलिए वो ठीक नाम लिया, नारद इधर की उधर करता, पर थोड़ा ट्विस्ट करके कर देता, मीनिंग बदल करके कर देता, और उसके बाद झगड़ा होता था। और दूसरी तरफ उन्हीं अनुवादकों ने स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत किया, और देश से अंग्रेजों की विदाई का एक कारण था। और इसी स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र का अनुवाद किया, या उसी के लिए बातें हरिश्चंद्र कर रहे थे, या प्रेमचंद जैसे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, उन्होंने अपने नाटकों का एक उपन्यास का उन्होंने अनुवाद किया। तो ये अनुवाद का जो मामला है, ये बहुत, मुझे लगता है कि काफी बहुत जटिल है। एक चीज और कह करके मैं एक आशंका विद्वानों के सामने आशंका व्यक्त कर देनी चाहिए, तो भले ही गलत हो सही हो तो बाद में ही कर देंगे, तो अभी गोष्ठी में आराम से अच्छे से बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अनुवादक है, ये इसी के कारण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और आपकी भाषा की शक्ति बढ़ी। ऐसा संभव है
100-200 साल बाद में इसी अनुवाद के कारण संसार की छोटी बड़ी अनेक भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। आपने किताब लिखी और फिर अंग्रेजी में अनुवाद आ गया तो हमको उड़िया पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा अनुवाद है ना किताब। कई बार किसी एक किताब पढ़ने के लिए लोग भाषा सीखते और हमारे जासूसी उपन्यास जो लिखे थे उनको पढ़ने के लिए लोगों ने उर्दू से वाले ने हिंदी सीखी। तो जब आपके इतना सामर्थ होएगा, हाँ तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास, तो वो भाषाएं जो अनुवाद की अधिकता किस तरह से जाकर के आपको समाप्त भी कर सकती है, इस खतरे को ध्यान में रखने के बावजूद आज हमारा तो खजाना खाली है। और इसलिए अब हम इस समय तो ये चाहते ही हैं कि हमारी भाषा में अधिक से अधिक अनुवाद हों और हम उन अनुवादों के माध्यम से, भले ही हमको वो स्रोत भाषा आती हो, लेकिन अगर वो सामग्री हमें अनुदित रूप में आती है तो हम उसका ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस आशंका के साथ आप सबका आभार। ध्यानपूर्वक सुना तो प्रेम से सुनते हैं हमारे विद्यार्थी, इसलिए थोड़ा लिहाज भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रामवत सिंह। अनुवाद को लेकर और अनुवाद कार्य को लेकर कई बातों की तरफ रामवत सिंह ने इशारा किया। स्थितियां कुछ गड़बड़ तो जरूर हैं। जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वे भी अनुवादकों को इस तरह से समझते हैं कि अभी आप दोनों को सुनना चाहेंगे। फिर ये प्रसंग छोटा सा नेशनल बुक ट्रस्ट में अपने कार्यकाल के दौरान का याद आता है। वहाँ मैं आदान प्रदान देखता था और सभी भारतीय भाषाओं से हिंदी में जो अनुवाद होता था वह काम देखता था। मेरी मुस्तैदी यह रहती थी कि नेशनल बुक ट्रस्ट में हिंदी में जो भी अनुवाद आते हैं किसी भी भारतीय भाषा से, यह एक ब्रिज लैंग्वेज का यह काम यह किताब करेगी, क्योंकि सीधे तमिल से असमिया अनुवादक मुझे आज तक नहीं मिले। 16 साल एमटी में काम किया नहीं। और ये चारों द्रविड़ भाषाओं से अनुवाद कराते समय तो मुझे नाक से पानी पीना पड़ता था, लेकिन अच्छे अनुवादक नहीं मिल पाते। उस दौरान दिवंगत SP सिंह, जिन्होंने आज तक चैनल की स्थापना की, उनको वर्षों पहले, लगभग मेरे ज्वाइन करने के 12-14 साल पहले, महाश्वेता देवी का उपन्यास की कहानियां अनुवाद के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट से दी जा चुकी थी कि आप इसका अनुवाद कर दें। उस समय नेशनल बुक ट्रस्ट 80 रुपये 1000 भुगतान करता था। तो मैंने ज्वाइन किया तो उस समय अरविंद कुमार डायरेक्टर थे। मुझे कहा कि आप जरा देख लीजिए। SP सिंह को मैंने फोन किया तो बोले कि वो काम अभी तक प्रोजेक्ट में है। है जब तक आप नाम नहीं कहेंगे तब तक तो होगा नहीं। तो बोले कि मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं इसके पीछे इतना समय लगाऊं। बोले चिट्ठी लिखकर भी मैं समय को खर्च करूं, मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा कि आप किसी का नाम सजेस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि यदि आप किसी को तय कर लेंगे तो इस पेमेंट में मैं अपने खर्च से उसके घर जाकर ये कहूँगा कि तुम इसका अनुवाद न करो। 80 रुपये 1000 अभी भी जो 300 रुपये 1000 हुआ है, इस हिसाब से तय करते हैं तो 65 रुपये एक पेज का अनुवाद का मूल्य होता है सरकारी सभी कार्यालयों में। और मैं समझता हूँ बड़े विद्वान सब बैठे हुए हैं, साहाजी ने यही अनुवाद किए हैं कि अच्छा अनुवाद शायद किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में हो, 5 पेज से अधिक अच्छा अनुवाद एक दिन में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिस हिसाब से 300 से 350 रुपये उसका मूल्य होता है और आजकल 800 रुपये तो प्लम्बर घर में बुलाए जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसका भुगतान होता है। तो ये सब मिलाकर अनुवाद की स्थिति जो है वो है। अब इसको लोग कितना आगे सुधार पाएंगे ये देखेंगे। पर एक सूचना आप लोगों को दूं कि भारतीय स्वाधीनता और प्रोफेसर हरीश द्विवेदी का आगमन इस दुनिया में, खास करके भारत देश में एक ही साल 1947 में अकारण ही भारतीय ग्रंथ गौरव और गरिमा का झंडा फहराए नहीं फिरते हैं प्रोफेसर हरीश द्विवेदी। और जब दुनिया भर में दुनिया की अन्य भाषा के लोगों ने यह हल्ला मचाना शुरू किया कि भारत में अनुवाद चिंतन, अनुवाद
कार्य बहुत बुरे हैं, लेकिन अनुवाद चिंतन और अनुवाद अध्ययन की कोई परंपरा नहीं है, इस पर कोई विचारक नहीं देते हैं। तो ऐसे में अकेले पातर में खड़े ताड़ के पेड़ की तरह मजबूत हमें प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी दिखाई देते हैं, जिन्होंने भारतीय अनुवाद चिंतन की अंतरराष्ट्रीय छवि निर्मित की है। ऐसे प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी के बीच हैं, तो जाहिर है कि आप सब बड़े अधैर्य हो रहेंगे अपने सुनने के लिए। प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी। नवीन जी बहुत धन्यवाद। ये तो मुझे पता था पहले से ही कि मैं सन 47 का पैदा हूँ, लेकिन उसका मुझे ऐसे पता होता था कि मैं मिडनाइट चाइल्ड हूँ। उसकी जो नई व्याख्या की है ये गद्गद करने वाली है बिल्कुल। देखिए हम सब लगे हुए हैं पढ़ने पढ़ाने में, साहित्य में। एक बात बताइए, मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ, इतने धैर्य से और इतने उत्साह से भी, इतने चाव से आप सुन रहे हैं। एक जानकारी मुझे चाहिए, आप में से हिंदी विभाग से संबंधित कितने लोग हाथ उठाइए? ठीक। और हिंदी विभाग से पुनः संबंधित कितने लोग हिंदी में? कोएडिशन बनेगा। एक नहीं बना पाएगा कोई, काफी लोग हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा थोड़ा, आपके जो थोड़ा जिले के बीच में बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मेरी हिंदी छूट जाएगी, लेकिन जो स्थिति है वो देखते हुए मेरे ख्याल में हिंदी कुछ ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया जा रहा है ये पूरा विचार विमर्श आज। और मैं जब आया था तो सोच रहा था कि आज क्या कहना है। इसमें कई लोगों ने दिशा निर्देश किया है, रावत जी ने, लक्ष्मी जी ने, और हमारे परम मित्र जो अभी चले गए, हमको परिचित हमारे हुए नहीं जाना है, संदेश जी। अभी का सौदा। अरे जाओ तो हम बोले तुम्हारे बारे में जो कहना है। नहीं, ये इनका हमारा पुराना सहयोग है, पुराना साथ है। ये जो राजकोट में पढ़ाते थे, बल्कि उसके पहले से राजकोट में इन्होंने अनुवाद के बारे में और भारतीय नवजागरण के बारे में और हमारा निवेशवाद जो है उसके बारे में क्या क्या इन्होंने वहां नहीं करके दिखा दिया। हम लोग दिल्ली में नहीं कर सकते उतना जितना वहां करके आ रहे हैं। और फिर क्या करती भी अपनी होती है, जो यहाँ अच्छा काम करता है दो दिन बाद दिल्ली लेके आ जाता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ है कि मैं भी दिल्ली आया था 40 साल 45 साल पहले, तब तो यही हूँ। अनुवाद के बारे में अब तक जो बातें कही जा चुकी हैं, तो अवधेश जी कह रहे हैं कि इसका अनुवाद के बस नहीं, संवाद के बस नाम होना चाहिए। तो आप सबके मन में वही इच्छा होगी जो मेरे मन में है कि जो कहा जा चुका है उसके साथ थोड़ा संवाद किया जाए। ये नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ सोच के नहीं आया था कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन वो भी है अपनी जगह पर। लेकिन थोड़ा ये कि अब तक जो कहा जा चुका है उसके बारे में थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए। पहली बात है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाना शुरू किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अनुवाद की ओर ध्यान जाए, किसी भी बहाने ध्यान जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ दिवस मनाने की जो परंपरा है वो इस शर्त पर निभाई जाती है कि अच्छा तुमको एक दिन याद कर लेंगे, बाकी साल भूले रहेंगे। तो दिवस जो है दिवस में ही सीमित रह जाए, ये हमको देखना चाहिए। हम तो यहाँ एक दशक की बात करने आए थे, हम भूल गए थे, नवीन जी ने बताया था, हम भूल गए थे कि आज अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस है, इसलिए ये हो रहा है। हम विश्वविद्यालय में हो रही है, नवीन जी आए हैं विश्वविद्यालय बदल के, तो उनके मन में कुछ है तो कुछ होगा। तो हम तो दशक की बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो उधर बात करेंगे। उसके पहले किसके नाम से है? अब से जो देखिए पूरे विश्व में ये प्रधानमंत्री फैली हुई है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय दिवस होगा तो वो एक पश्चिम तेजी पुरुष के नाम पर होगा। हमारा तो हम लोग कह रहे हैं कि तो आज ये होना चाहिए, भारत होना चाहिए, और कौन सुनने वाला है हम लोग?
नारद के बारे में नारद की सबसे बड़ी विशेषता मुझे क्या लगती है कि मेरी भाषा से उसी भाषा में अनुवाद कर देते हैं और तब भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सबसे बड़ा बाकी हम लोगों को दो भाषा चाहिए अर्थ का अनर्थ करने के लिए, वो उसी भाषा में कर सकते हैं। एकदा नंदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पतितन विधान लोकान मर्त्य लोक को पार करता है। तो सत्यनारायण की कथा शुरू होती है इस प्रकार से, लीलापति कलापति बन। तो उनका जो एक आरके नारायण का बहुत सुंदर उपन्यास है, उनके जो वाक्य उपन्यास है उनमें सबसे अच्छा मुझे वही लगता है, भगवान नागराज। नागराज नाम के एक व्यक्ति हैं जो रिटायर होना चाहते हैं, वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, दुनिया से हटना चाहते हैं थोड़ा। तो उनके मन में एक बड़ी भारी योजना है कि वो नारद की जीवनी लिखेंगे, और उन्होंने कहां से स्रोत जुटाए हैं कि नारद की जीवनी लिखेंगे। तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के नाम पे आएगी नारद की जीवनी, तो हम लोग लिखेंगे सब लोग मिलकर क्या क्या उन्होंने उत्पाद मचाया है, क्या क्या उपद्रव किया है हमारी मिथोलॉजी में, क्या क्या गड़बड़ की है उन्होंने, इसका एक ब्यौरा होना चाहिए। कुमार जी की बात अलग है। कुमार जी जो समकालीन थे, कुमार जी आधे भारतीय थे, उनका नाम पूरा भारतीय है लेकिन थे वो आधे भारतीय। ऊंचा नाम की एक जगह है, नाम सुनने से लगता है कि भारत में है लेकिन भारत में नहीं है, वो चीन में है, और पहले चीन में है, बॉर्डर पे भी नहीं। वहां की पैदाइश है उनकी, उनके पिता भारतीय थे, उनकी माँ चीनी थी, दोनों भाषाएं जानते थे, अद्भुत पंडित थे। एक बार एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में मैंने कुछ चीन के विद्वानों से पूछा, प्रदर्शनियों से, उनका बड़ा काम था उस पर। मैंने कहा कि ये बताइए कुमार जी के जो बुद्ध धर्म के सूत्रों का अनुवाद है चीनी भाषा में, वो कितना प्रामाणिक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनुवाद तो है लेकिन मूल कहाँ है। उन दिनों ये बुद्ध धर्म के सूत्र जो हैं वो किस रूप में संस्कृत में थे, इसका प्रमाण तो हमारे पास नहीं। तो वही प्रामाणिक है जो उन्होंने किया है, अनुवाद ही अनुवाद है, उन दिनों का नहीं है। उन्होंने बड़ा काम किया है इस पर। एक महिला थी अभी पिछले साल ही दिवंगत हो गई, कैंसर था उनको, तो हांगकांग में काम करती थी, अनुवाद पर काम करती थी, उनका अद्भुत काम। मार्थे चुंग ने जो बड़ा काम किया, जिसका एक भाग प्रकाशित हुआ, दूसरा नहीं प्रकाशित हो पाया, वो था कि चीन में अनुवाद की बड़ी बड़ी भयंकर परंपरा है इनके पास। वो इतनी सुंदर है कि उसको देख के आदमी सहम जाता है, और इतनी बड़ी है इसलिए मैं उसको भयंकर कहता हूँ। हमारे यहाँ कुछ नहीं है उस पर, पश्चिम में भी कुछ नहीं है उस पर। तब से सिंधनों के पहले से ही और कुमार जी के पहले से ही अनुवाद हो रहे हैं, और उनसे बड़े अनुवादक हुए हैं जो भारतीय नाम के ही थे। धर्मराज के अनुवाद जो है वो अलग ही है। तो उसमें वहां जो अनुवाद हुए हैं तो उसमें अनुवाद चाहे जिस समय के हो, चाहे जिस काल के हो, उन्होंने अनुवाद के बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ कहा भी है। अनुवाद प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, करने में कैसा लगता है। तो इस प्रकार के उनके वक्तव्य मार्था चुंग ने एकत्र किए 1000 साल के, और उनमें कुमार जी का भी वक्तव्य छोटा सा ही है लेकिन है। और बाकी जो चीनी मूवी के अनुवादक थे वो भी तो अनुवाद कर रहे थे संस्कृत से चीनी में, उन सब पूरी पुस्तक है। बुद्ध के सूत्रों के अनुवाद करते समय अनुवादकों ने क्या क्या कहा और अनुवाद के बारे में, इसकी पूरी पुस्तक, उसका हमें भी अध्ययन करना चाहिए। आधा तो हमारा है किताब से। और कुमार जी ने जो अनुवाद के बारे में कहा है वो मैं कही देता हूँ मेरा प्रस्तावना है। उन्होंने कहा है कि अनुवाद ऐसा है कि जैसे चबाए हुए चावल पे चबाना। बड़ी अच्छी समझ नहीं आती है अनुवाद के काम की इसमें, लेकिन उन्होंने राम बच्ची बता रहे थे कि अनुवाद का काम कैसा है और उसके बारे में उसकी क्या
क्या इज्जत है, रविंद्र जी ने बात की इज्जत क्या है उनको। तो इस प्रकार की धारणा पहले से ही है, जिसको मूल आता है उसके मन में अनुवाद की धारणा इसी प्रकार से बनेगी।